हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पर जो घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ है उसकी एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि मैं आज आपके लिए यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और जो कि हम जो है यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन जो उसका आंसर रहता है उसका विद एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर उसको क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से अधिनियम यानी कौन से एक्ट के थ्रू जो है कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो तहत है यहाँ पर ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था। और स्थापना जो है वो वर्ष 1774 में की गई थी, यानी 1774 में की गई थी। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। तो आपने बताना है कि कौन सा कथन सही है या सही है। तो पहला कथन यहाँ पर दे रखा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। और दूसरा कथन दे रखा है लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपने बताना है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल दोनों ए और दो, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू होती है। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो लेमिस्टर नहीं थे बल्कि एलिजा इम्पे थे। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है। जैसे कि आपका भी अभी उत्तराखंड में यूके पीएससी के थ्रू अभी आरओ एआरओ वाले जो पोस्ट है वो आने वाली है। और ये देखिए दोस्तों, ये 2016 में पूछा गया है यूपी आरओ एआरओ में। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें सूची मिलान के लिए दिया गया है, इस तरीके से भी आ जाता है कभी सूची मिलान करने के लिए। जैसे पूछा गया यहाँ पे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो आपने मिलान करना है कि कौन से अधिनियम के तहत कौन सा यहाँ पर ये फैसला या कौन सा यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट का हो जाएगा, यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना हो जाएगी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। तो जो नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना है वो आपने पढ़ा होगा कि पिट्स का भारत अधिनियम के तहत जो है 1784 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों ये आपने अभी हमने ऊपर देखा कि ये जो है नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुई। सी वाला जो है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये
चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई थी। और डी वाला जो है दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्ति, कानूनी सदस्य की नियुक्ति यानी लॉ मेंबर वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीति अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो पहला ऑप्शन है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और ऑप्शन नंबर 3 है आपका प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसके दोस्तों ये सारे ही ऑप्शन जो हैं इसमें सही हो जाएंगे, यानी इन सभी के द्वारा जो है ये जो सभी यहाँ पर एक्ट आए थे, इनके थ्रू क्या हुई थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। और ये जो है ये यूपीएससी सीएससी दोस्तों प्री का 2018 का एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये काफ़ी कितने आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चन। देख सकते हैं आप कि ये 2018 यानी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, लेटेस्ट ही मान सकते हैं इसको। तो आइए दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमें एक आंसर का एक्सप्लेनेशन देखने में हमारा काफ़ी जो यहाँ पर आपका जैसे सिलेबस होता है वो काफ़ी कवर हो जाता है अगर हम क्या करते हैं एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, जो ओरिएंटल शिक्षा थी उसको क्या किया, हतोत्साहित किया, और अपनी पश्चिमी शिक्षा को, अंग्रेजी भाषा को उन्होंने बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत में शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो ये आप याद रखेंगे, ये 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिक ने 1823 से 1835 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो ये था दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन है दोस्तों आपका, ऑप्शन ए है 1813, ऑप्शन बी है 1833, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी है 1873 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश जो क्राउन था यानी ब्रिटिश यानी संसद द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी EIC थी जो, उसको क्या किया गया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो क्या कर दिया था? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है क्या कर दिया था? व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली को जो है यहाँ पर ब्रिटिश संसद के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे। तो 1813 के चार्टर अधिनियम से जो है चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ा हुआ था, यानी कि बिल्कुल समाप्त नहीं किया गया था। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी ने समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो इसको आप याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। नंबर दूसरा है यहाँ पर कथन, इससे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ऑप्शन जो यहाँ पर तीसरा है ये दिया गया कथन, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2। तो इसने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य को चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुत्व को सुदृढ़ कर दिया था। बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ये जो है यहाँ पर भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये सही नहीं है, क्योंकि ये 1858 के चार्टर अधिनियम के बाद आया था। और ये जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ऑप्शन ए है आपका चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो जो राइट आंसर हो जाएगा उसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी संख्या 87 जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण, कलर अथवा इसमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो ये UPPCS प्री 2003 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1892। भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था।
सेकंड है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के थ्रू की गई थी, तो ये बताना है आपने। ऑप्शन ए है आपका भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत जो है क्या किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो ये भी आपका MPPCS प्री 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के थ्रू की गई थी। तो ऑप्शन ए है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1935, 1937, 1940, 1947। तो अभी हमने देखा दोस्तों पर कि ये जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1937 में 1 अक्टूबर 1937 को ये जो है संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो प्रांतों में जो है द्वैत शासन खत्म किया गया था, लेकिन केंद्र में जो है 1935 के यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र में जो है द्वैत शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। तो जो प्रांतों में जो द्वैत शासन लागू हुआ था वो 1919 यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया था, लेकिन 1935 में उसे प्रांतों में समाप्त किया गया, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। और केंद्र में जो द्वैत शासन के तहत जो है संघीय विषय को 2 भागों में बांटा गया था, वो थे आरक्षित यानी रिजर्व और हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो ये थे दोस्तों आज के आपके यहाँ पे प्रश्न इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के। आई होप दोस्तों कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, यानी वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।